वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। प्रीवियस क्लास में हमने फंजाई पढ़ी थी। फंजाई जिसे हम कवक भी कहते हैं। तो कवक क्या होते हैं, इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बता दिए थे, फिर भी मैं एक बार फिर से आपको बता रही हूँ कि फंजाई शब्द एक ग्रीक वर्ड से बना है, जो ग्रीक वर्ड है माइकोज। तो जो शब्द है फंजाई मीन्स कवक, तो ये फंजाई जो शब्द है वो एक ग्रीक वर्ड से बना है, वो ग्रीक वर्ड है माइकोज। तो माइकोज का अर्थ होता है फ्लोरिश, जिसका अर्थ होता है फलना। तो फंजाई किससे बना है? फंजाई शब्द एक ग्रीक वर्ड से बना है, वो ग्रीक वर्ड है माइकोस, और माइकोस को इंग्लिश में कहते हैं फ्लोरिश, जिसका अर्थ है फलना। तो फंजाई शब्द माइकोस से बना है, ठीक है, या इस शब्द की उत्पत्ति माइकोस से हुई है। और स्टडी ऑफ फंजाई या फंजाई का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आए कि माइकोलॉजी या कवक विज्ञान किसे कहते हैं, तो कवकों के अध्ययन को कवक विज्ञान या स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड माइकोलॉजी। तो कवकों का अध्ययन कहलाएगा माइकोलॉजी, ठीक है, जिसे कहते हैं कवक विज्ञान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फादर ऑफ माइकोलॉजी। तो आपसे कोई पूछे कि कवक विज्ञान के जनक किसे कहते हैं, तो वो है मिशेली, जिसे हम लिखते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है, माइकोस ग्रीक वर्ड से बना है, लेकिन इस कवक विज्ञान के जनक या फादर ऑफ माइकोलॉजी कौन कहलाते हैं, तो वो है मिशेली। मिशेली को माइकोलॉजी का जनक कहते हैं। फिर आपसे अगर कोई पूछे कि इंडियन माइकोलॉजी के जनक कौन है, तो इंडियन माइकोलॉजी के जनक है E.G. बटलर। तो इंडियन माइकोलॉजी के जनक कौन है? E.G. बटलर। और आपको पूछे कि माइकोलॉजी के जनक किसे कहते हैं, ओनली माइकोलॉजी के जनक ओवरऑल, तो वो है मिशेली। और अगर आपसे पूछा जाए कि इंडियन माइकोलॉजी के जनक कौन है, तो वो है E.J. बटलर। फिर मैंने आपको बताया था कि ये जो फंजाई होते हैं, इनके सामान्य कैरेक्टरिस्टिक्स या सामान्य लक्षण कौन कौन से होते हैं। तो सामान्य लक्षण क्या क्या है कि ये वास्तव में यूकैरियोटिक सेल्स ही होती है, लेकिन इनमें हरित लवक का अभाव होता है, जिसके कारण ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं। मीन्स इनमें वर्णकों का अभाव होता है, जिसके कारण ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं कर पाते हैं। और जब प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, तो इनमें भोजन निर्माण कैसे होगा, तो ये भोजन के लिए या पोषण के लिए परजीवी के रूप में या मृतोपजीवी के रूप में प्रकृति में पाए जाते हैं, और ये नम व छायादार स्थानों पे रहते हैं। मीन्स ये छाया प्रिय व अंधेरा प्रिय होते हैं। तो फंजाई क्या है एक्चुअल में, कि ये होती तो यूकैरियोट सेल ही है, लेकिन इनमें पिगमेंट्स का अभाव होता है। और इन फंजाई की जो सेल वॉल होती है, वो सेल वॉल काइटिन व सेलुलोज की बनी हुई होती है। ठीक है,
तो कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है, यह आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। तो कवकों की जो सेल वॉल होती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं, वो काइटिन व सेलुलोज की बनी हुई होती है। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है और कवक विज्ञान के जनक मिशेली है और इंडियन या भारतीय कवक विज्ञान के जनक E.J. बटलर है। उसके अलावा जो शब्द है फंजाई, इसकी उत्पत्ति एक ग्रीक वर्ड माइकोस से हुई है जिसका अर्थ होता है फ्लोरिश या फलना। ठीक है, तो ये तो ओवरऑल इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हुई। तो इसकी सेल वॉल काइटिन व सेलुलोज की होती है। उसके अलावा ये जो फंजाई होते हैं, इनकी संरचना का निर्माण रेशेनुमा तंतु करते हैं। इन रेशेनुमा तंतुओं को कहते हैं हाइफी। ठीक है, तो रेशेनुमा संरचनाएं मिलकर इनकी संरचना का निर्माण करती है। ये रेशेनुमा संरचनाएं हाइफी या कवक तंतु कहलाती हैं और ये कवक तंतु मिलकर एक जालिकावत संरचना का निर्माण करते हैं, या मैं यूँ कहूँ कि ये बहुत सारे हाइफी मिलकर एक जालिकानुमा संरचना या नेटवर्क का निर्माण करते हैं जिसे हम माइसीलियम कहते हैं। माइसीलियम को कहते हैं कवक जाल। तो कवक की संरचना का निर्माण रेशेनुमा तंतु करते हैं जो कवक तंतु या हाइफी कहलाते हैं। ये कवक तंतु मिलकर एक जालिकावत संरचना या जालिकावत संरचना के अलावा इसे बोल सकते हैं एक नेटवर्क का निर्माण करते हैं जिसे कहते हैं माइसीलियम और हिंदी में कहते हैं कवक जाल। फिर मैंने आपको बताया था कि ये जो फंजाई होते हैं, इन फंजाई में संचित भोजन तेल की बूंदें व ग्लाइकोजन होता है। ठीक है, तो इसमें संचित भोजन क्या होगा, तेल की बूंदें व ग्लाइकोजन। इसके अलावा इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो रिप्रोडक्शन किस टाइप का होता है, अगर वो असेक्सुअल या अलैंगिक रिप्रोडक्शन हो रहा है तो वह अलैंगिक स्पोर्स के द्वारा या अलैंगिक बीजाणुओं के द्वारा होता है, और अगर वह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो वो समयुग्मकी या विषमयुग्मकी प्रकार का हो सकता है। फिर मैंने आपको बताया था हैबिटेट या आवास। तो आवास में बताया था कि ये स्थलीय हो सकते हैं, जलीय हो सकते हैं, उसके अलावा ये वायवीय भी हो सकते हैं। ठीक है, मीन्स अगर ये जलीय होंगे तो ये दोनों प्रकार के जल, मीन्स समुद्री जल व मीठे जल दोनों प्रकार के जल में पाए जा सकते हैं। वायवीय होंगे तो अगर स्पोर्स का प्रकीर्णन होता है या बीजाणुओं का प्रकीर्णन वायु के द्वारा होते हैं तो ये वायु में भी रह सकते हैं। तो ये हो गया इसका वायवीय प्रकार। अब बात करते हैं इसके स्थलीय प्रकार की। तो स्थलीय प्रकार में ये सॉइल में भी रह सकते हैं, तो इन्हें सॉइल फंजाई कहते हैं, मीन्स ये मृदा में पाए जाते हैं, तो ये मृदीय कवक कहलाएंगे। उसके अलावा अगर ये गोबर पे पाए जाएंगे तो भी ये मृदीय कवक कहलाएंगे। और गोबर पे पाया जाने वाला फंजाई है पाइलोबोलस। पाइलोबोलस नाम का फंजाई गोबर पे अपना जीवन यापन करता है। और मैंने बता दिया कि ये पैरासाइट्स के रूप में या सैप्रोफाइट्स के रूप में, मीन्स परजीवी या मृतोपजीवी के रूप में प्रकृति में रह सकते हैं और अंधेरा प्रिय होते हैं, नम व गर्म वातावरण में ये रहते हैं। फिर हम इसके स्थलीय टाइप में सॉइल की बात तो कर चुके। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जैसे कि परजीवी। तो ये जो पैरासाइट्स होते हैं, या मैं यूँ कहूँ कि फंजाई की कुछ स्पीसीज परजीवी के रूप में भी रहती है, मीन्स वो या तो प्लांट्स पे रह सकती है या फिर वो जंतुओं पे रह सकती है या फिर मनुष्य पे वो परजीवी के रूप में पोषण के लिए निर्भर हो सकती है। फिर आता है आपके सहजीवी। तो कुछ फंजाई ऐसे होते हैं, वे फंजाई क्या करते हैं, अपना जीवन यापन करने के लिए या अपनी ग्रोथ के लिए किसी अन्य प्लांट पे या उच्च वर्गीय पादपों पर भी रह सकते हैं, या एल्गी या शैवालों पर भी अपना जीवन यापन करते हैं, मीन्स वह उसके साथ सहजीवी संबंध बनाते हैं। तो अगर ये जो फंजाई हैं
वो एल्गी से सहजीवी संबंध बनाते हैं, तो इनका जो सहजीवी संबंध है उससे लाइकेन का या शेवाक का निर्माण होता है। तो एल्गी और फंजाई मीन्स शैवाल व कवक जब एक दूसरे से सहजीवी संबंध स्थापित करते हैं या जीवन यापन करने के लिए एक कनेक्शन स्थापित करते हैं, तो वो कनेक्शन किसका निर्माण करेगा? शैवाक का। जो शैवाक होते हैं वो इन दोनों का मिला जुला रूप ही होते हैं। तो इनका सहजीवी संबंध कैसे हुआ कि फंजाई को चाहिए पोषण, ठीक है, तो पोषण के लिए क्या होगा इसके अंदर कि इसके अंदर खुद के लवकों का अभाव होता है या इसमें हरित लवक का अभाव होता है, तो इसको पोषण के लिए कोई अन्य सोर्स चाहिए, तो ये इस पर निर्भर करेगा। एल्गी में क्या होता है? इसमें हरित लवक पाया जाता है जिसकी सहायता से ये प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस करता है। इस फोटोसिंथेसिस से वो भोजन निर्माण करेगा जो एल्गी से फंजाई को मिलेगा। और एल्गी को इस फंजाई से क्या फ़ायदा होगा कि उसको पर्याप्त सरफेस एरिया मिलेगा। एल्गी को फंजाई से क्या फ़ायदा होगा? इसको पर्याप्त सरफेस एरिया मिलेगा। उसके अलावा फंजाई उसमें नमी बनाए रखने का कार्य भी करेगी, ठीक है। तो ये हुआ इसका परजीवी संबंध। इस प्रकार ये प्रकृति में पाए जाते हैं। फिर हमने पढ़ा था इसमें थैलस ऑर्गेनाइजेशन। तो थैलस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि जिसे कहते हैं हम सुकाय संगठन। मीन्स जो कवक होते हैं, इन कवकों की संरचना या इनकी पादप काय या इनकी बॉडी किस प्रकार का अरेंजमेंट रखती है। तो ये जो फंजाई होते हैं, इन फंजाई का पादप शरीर थैलस का निर्माण करता है या थैलस के रूप में पाया जाता है। थैलस को बोलते हैं सुकाय। तो फंजाई का पादप शरीर सुकाय के रूप में पाया जाता है। सुकाय मतलब कि वह पादप शरीर जड़ तना पत्ती में विभेदित नहीं होता है, ठीक है। सुकाय कब कहलाएगी कोई प्लांट बॉडी? जब वह बॉडी लीफ, रूट और स्टेम में डिवाइड नहीं होती है तो वह सुकाय कहलाएगी। तो इनका पादप शरीर सुकाय के रूप में पाया जाता है। और ये सुकाय भी दो टाइप के हो सकते हैं। नॉन माइसीलियल और सेकंड है माइसीलियल। तो नॉन माइसीलियल वे सुकाय होंगे जो जालिकावत संरचना का निर्माण नहीं करते। मैंने पहले ही बता दिया था कि फंजाई की जो बॉडी होती है या फंजाई की संरचना रेशेनुमा तंतुनुमा संरचनाएं करती है। तो अगर और वे तंतुनुमा संरचनाएं जिन्हें हाइफी बोलते हैं वो मिलकर माइसीलिया का फॉर्मेशन या कवक जाल का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये है कवक जाल रहित संरचना और ये है कवक जाल युक्त संरचना। तो कवक जाल रहित संरचना क्या होगी कि इसमें फंजाई तो पाए जाएंगे लेकिन वो सब मिलकर माइसीलियम का फॉर्मेशन नहीं करेंगे, कवक जाल का निर्माण नहीं करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि इस प्रकार के थैलस में या इस प्रकार की थैलस की संरचना नग्न जीव द्रव्य करता है। क्या करेगा? नग्न जीव द्रव्य मिलकर इस प्रकार की संरचना का निर्माण करता है जिसे हम प्लाज्मोडियम भी कहते हैं, जो मैं पहले वाली क्लास में आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार के थैलस में नग्न जीव द्रव्य पाया जाता है। यह नग्न जीव द्रव्य प्लाज्मोडियम कहलाता है।
और एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो यीस्ट यूनिसेल्यूलर या एक कोशिकीय कवक होता है जो गोल व अंडाकार संरचना का निर्माण करता है। मीन्स ये अकेला एक कोशिकीय संरचना होती है। जब संरचना ही एक कोशिकीय है तो आगे माइसीलियम का फॉर्मेशन ही कैसे करेगी। तो यीस्ट एक प्रकार का एक कोशिकीय कवक होता है जो गोलाकार या अंडाकार संरचना का निर्माण करता है। तो ये हुई कवक जाल रहित संरचना या थैलस। फिर आता है कवक जाल युक्त थैलस या सुकाय। तो कवक जाल युक्त या माइसीलियल थैलस का निर्माण कैसे होगा कि इसमें बहुत सारे हाइफी मिलकर एक जालिकावत संरचना का निर्माण करते हैं। वह जालिकावत संरचना माइसीलियल थैलस कहलाती है। मीन्स उसमें क्या हो रहा था कि कवक एक कोशिकीय है तो वो उस नेटवर्क का निर्माण नहीं कर पा रहा था। इसमें बहुत सारे कवक तंतु मिलकर कवक जाल का निर्माण करते हैं और माइसीलियल थैलस का निर्माण करते हैं। तो ये जो माइसीलियल थैलस होता है कवक जाल युक्त थैलस, ये भी दो प्रकार का होता है। कौन कौन से प्रकार? एक तो होता है सेप्टेट, ठीक है, और दूसरा होता है असेप्टेट। तो सेप्टेट थैलस कौन से होंगे कि वे थैलस जिनमें पट्ट निर्माण पाया जाता है, ठीक है। तो जिनमें पट्ट निर्माण पाया जाएगा वो वाले माइसीलियम क्या कहलाएंगे? सेप्टेट माइसीलियम। मीन्स कंसिडर करो कि ये वो तंतुनुमा थैलस है और इसमें जो केंद्रक होते हैं वो पट्ट के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। मीन्स इसमें मुक्त केंद्र की अवस्था नहीं पाई जाती और प्रत्येक केंद्रक इस प्रकार की पट्टनुमा संरचना में बंद रहते हैं। इन पट्ट को सेप्टम कहते हैं, जिसे हिंदी में पट्ट कहते हैं। तो इसमें मुक्त केंद्र की अवस्था नहीं पाई जाती और प्रत्येक केंद्रक एक पट्टनुमा संरचना में या पट्टों द्वारा सीमित रहता है। जबकि और ये जो सेप्टेट माइसीलियम है इन्हें भी आगे दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से मैं पहले बता चुकी। मोनोकैरियोटिक और डाइकैरियोटिक। मोनोकैरियोटिक मीन्स एक केंद्र की और डाइकैरियोटिक मीन्स द्विकेंद्र की। तो ठीक है, अगर जो सेप्टेट माइसीलियम है उसके प्रत्येक पट्ट में सिर्फ और सिर्फ एक ही केंद्रक पाया जाता है। मीन्स ऐसे आप देख रहे हो कि प्रत्येक पट्ट में सिर्फ एक ही केंद्रक पाया जा रहा है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है। तो कंप्लीट जो माइसीलियम के प्रत्येक पट्ट में सिर्फ एक केंद्रक ही पाया जाता है तो उसे मोनोकैरियोटिक माइसीलियम कहते हैं। और अगर प्रत्येक पट्ट या प्रत्येक सेप्टम में एक से अधिक या दो केंद्रक पाए जाते हैं, आप देख रहे हो ऐसे दो केंद्रक पाए जाते हैं, तो वह डाइकैरियोटिक सेप्टम या डाइकैरियोटिक माइसीलियम कहलाएंगे। तो द्विकेंद्रकीय में प्रत्येक पट्ट में दो केंद्रक होंगे और एक केंद्रकीय में प्रत्येक पट्ट में सिर्फ एक केंद्रक होगा। तो पट्ट की उपस्थिति के कारण माइसीलियम कई खंडों में बटा हुआ दिखाई देता है। मैंने अभी डायग्राम ड्रॉ किया था तो उसमें कई खंडों में बटा हुआ था। तो पट्ट युक्त माइसीलियम में जीव द्रव्य कई खंडों में विभक्त रहता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम असेप्टेट। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, असेप्टेट मीन्स पट्ट रहित माइसीलियम। तो पट्ट रहित माइसीलियम में क्या होगा कि जो कंप्लीट माइसीलियम होगा उस माइसीलियम में कहीं भी पट्ट निर्माण नहीं पाया जाता है और जो केंद्रक होता है
वो मुक्त केंद्र की अवस्था में जीव द्रव्य में पाया जाता है। मीन्स सेप्टेट की तरह इसमें पट्ट का निर्माण नहीं पाया जाता है और जो केंद्रक होते हैं वो जीव द्रव्य में मुक्त केंद्र की अवस्था में पाए जाते हैं। लेकिन जब इनमें प्रजनन का समय आता है उस वक्त इनमें सेप्टा का फॉर्मेशन होने लग जाता है। तो ये तो हुई ओवरऑल कल का रिवीजन। ठीक है, आज हम बात करेंगे इसकी संरचना के बारे में। तो स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई, कवक की संरचना। तो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि फंजाई की कोशिका यूकेरियोटिक कोशिका के समान होती है। तो कैसी होगी? यूकेरियोटिक। तो कवक की कोशिकाएं कैसी होंगी? ये यूकेरियोटिक कोशिका होती है तथा जो फंजाई होती है उसकी कोशिकाएं डबल मेम्ब्रेन होती है। मीन्स द्विआवरणीय होती है। तो आपको पता है कि यूकेरियोटिक कोशिकाओं की विशेषताएं क्या होती है कि ये जो यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती है ये डबल मेम्ब्रेन या डबल भित्तियों युक्त होती है। कैसे होगी? एक तो इनके बाहर सेल वॉल होगी जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं, दूसरा इनके अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन जिसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो इस तरह यह डबल लेयर्ड या डबल मेम्ब्रेन होती है। तो ये एक प्रकार से यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती है जो डबल मेम्ब्रेन होती है। इसके अंदर कई कोशिकांग पाए जाते हैं। वो कोशिकांग कौन कौन से हो सकते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, या इसमें यूकेरियोटिक कोशिका के समान ही, क्योंकि ये यूकेरियोटिक कोशिका है तो उसके समान ही कोशिकांग पाए जाएंगे, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रवी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, राइबोसोम, आदि। तो इसमें यूकेरियोटिक कोशिका के समान ही कोशिकांग पाए जाएंगे, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम आदि। और मैंने कि पहले बता दिया कि इसमें क्लोरोप्लास्ट का अभाव होता है। तो अगर हम इसकी संरचना की बात करें तो इसमें ये ओवरऑल ये कोशिकांग पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें केंद्रक भी पाया जाता है, ठीक है, और इसमें रिक्तिकाएं भी पाई जाती है और इसमें पाया जाने वाला राइबोसोम जीव द्रव्य में बिखरी हुई अवस्था में पाया जाता है। मीन्स जो इसमें राइबोसोम होता है वो बाउंड नहीं होता, किसी सेल ऑर्गेनेल्स या कोशिकांग से बंधित अवस्था में नहीं पाया जाता, बल्कि वो मुक्त अवस्था में बिखरा हुआ पाया जाता है। तो हम इसकी संरचना की बात कर रहे हैं। तो एक तो यह डबल मेम्ब्रेन युक्त होता है, इसमें समस्त कोशिकांग पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। इसमें केंद्रक पाया जाता है, इसमें रिक्तिकाएं पाई जाती है, इसमें पाया जाने वाला राइबोसोम बिखरी हुई अवस्था में पाया जाता है और इसमें कोशिका भित्ति व कोशिका झिल्ली के बीच में एक विशिष्ट संरचना पाई जाती है जिसे लोमासोम कहते हैं। लोमासोम, ठीक है। तो इसमें विशिष्ट संरचनाएं पाई जाती है। वे संरचनाएं कोशिका भित्ति व कोशिका झिल्ली के मध्य में पाई जाती है।
इन विशिष्ट प्रकार के संरचनाओं को लोमासोम कहते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी संरचना के बारे में। तो संरचना का फर्स्ट पॉइंट क्या लेंगे हम, इसकी सेल वॉल। हम इसकी आउटर मोस्ट लेयर से बात करते हैं तो इसकी सबसे बाहरी भित्ति को या सबसे बाहरी आवरण कौन सा होगा, कोशिका भित्ति। तो सेल वॉल मीन्स कोशिका भित्ति। तो कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन, सेल्यूलोज व कभी कभार ग्लूकोन की बनी हुई होती है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है, तो कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन, सेलुलोज व कभी कभार ग्लूकोन की बनी हुई होती है। मुख्यतया पाए जाने वाले फंजाई में जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी हुई होती है, या अधिकतर फंजाई में जो सेल वॉल होती है वो काइटिन से बनी हुई होती है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इसमें सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन की हम बात नहीं करके इसके मोस्ट पार्ट्स की बात करते हैं। इसमें न्यूक्लियस, तो मैंने न्यूक्लियस बता दिया कि इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, लेकिन प्रत्येक सेल में न्यूक्लियस की संख्या 2 या 3 हो सकती है। तो यूकेरियोट सेल में सुविकसित केंद्रक पाया जाता है, ये आपको पता है। तो जो फंजाई में न्यूक्लियस पाए जाते हैं वो प्रत्येक सेल में इनकी संख्या 2 या 3 हो सकती है, जो न्यूक्लियर आवरण के द्वारा या केंद्रकीय आवरण के द्वारा घिरे हुए होते हैं और उनमें न्यूक्लियर पोर्स पाए जाते हैं या केंद्रकीय छिद्र पाए जाते हैं। फिर हम बात करते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। तो सेल ऑर्गेनेल्स क्या आएंगे कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम आदि पाए जाते हैं और इनमें रिक्तिकाएं भी पाई जाती है। तो ये हुई इसकी संरचना की बात। तो इसको मैं एक डायग्राम की हेल्प से ड्रॉ करती हूँ। ये है इसकी सेल वॉल। तो मैं यहाँ पे डायग्राम किसका ड्रॉ कर रही हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई। तो ये बेसिक जो स्ट्रक्चर है कवक की वो मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ। तो मैंने बताया था ये है सेल वॉल, ये है सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम बोलते हैं कोशिका झिल्ली। और मैंने बताया था कि कोशिका झिल्ली व कोशिका भित्ति के मध्य विशिष्ट संरचनाएं पाई जाती है, जिन्हें क्या कहते हैं, लोमासोम। ठीक है, ये हो गया इसमें केंद्रक, न्यूक्लियस। ठीक है, ये है ग्लाइकोजन या ऑयल ड्रॉपलेट्स, जिसे मैंने कहा था इसमें रिजर्व फूड ग्लाइकोजन व तेल की बूंदें पाई जाती है। ठीक है, यह है इसका साइटोप्लाज्म।
और ये है इनमें माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। और मैंने बताया था कि राइबोसोम इसमें मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना, आपके एग्ज़ाम में शॉर्ट क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं कि इसमें कि एक प्रारूपिक कवक की संरचना का निर्माण करिए। तो आपको इस संरचना का निर्माण करना है, उसमें समस्त कोशिकांगों को आपको दर्शाना है। तो ओवरऑल ये एक प्रारूपिक फंजाई की स्ट्रक्चर है जिसके आउटर मोस्ट लेयर होती है सेल वॉल, जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। और इसमें एक इसके अंदर पाई जाने वाली परत को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, कोशिका झिल्ली। सेल वॉल व सेल मेम्ब्रेन के बीच में विशिष्ट संरचना पाई जाती है जिसे लोमासोम कहते हैं। इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, ग्लाइकोजन व तेल की बूंदें इसमें रिजर्व फूड की या संचित भोजन की तरह पाई जाती है और उसमें राइबोसोम बिखरी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। इससे आगे मैं नेक्स्ट क्लास में इसे कंटिन्यू रखूँगी। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।